हेलो, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट चैप्टर सेवन्थ के। एक है इन्वायरमेंट और एक है अर्थ इनसाइड अर्थ। ठीक है, दो चैप्टर एक वीडियो में समाप्त कर देंगे हम, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी या फिर टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट है जो हमें फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो का। जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, आपको सभी को पता है इन्वायरमेंट में क्या आता है, जो हमारे सराउंडिंग में आता है। वाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल में क्या आता है, जो नेचर ने हमें दिया है, जो इन्वायरमेंट नेचर ने हमें दिया है वो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे। जो मैन मेड जो इन्वायरमेंट बनाता है उसको मैन मेड बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं दो, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से फैक्टर आएंगे, जो बायोटिक मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स रिलेटेड है, मतलब जो लिविंग वर्ल्ड आता है वो बायोटिक में आएगा, और जो एबायोटिक फैक्टर में आएगा वो नॉन लिविंग एलिमेंट इसमें आएंगे एबायोटिक में, जैसे लैंड है, वाटर है, रिवर है, ये सब हमारे एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। अब जो फर्दर इसके बारे में थोड़ा और क्लासीफाई करते हैं, तो नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है इसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, और एक होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारा बायोस्फीयर बायोटिक कंपोनेंट में आता है, और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर आते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में। एक थोड़ा फ्लो चार्ट है, ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के कितने होते हैं, दो, एक तो नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड। नेचुरल में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में बायोस्फीयर आता है और एबायोटिक में आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे जितना हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया है वो भी दो टाइप से होता है। एक तो जो जो नॉन लिविंग आते हैं इसमें, जैसे बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट्स है, रोड है, जो ह्यूमन जो क्रिएट करता है इन्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग। और दूसरा आता है ह्यूमंस जो कि लिविंग, जो कि हम देख नहीं इस जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे जो ह्यूमंस की वैल्यूज़ हैं वे भी एक इन्वायरमेंट में ही आएंगी। रिलीजन है, रिलीजन क्या है, ये भी एक इन्वायरमेंट ही है। रिलेशन है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, एजुकेशन है, ये सब जो मैन के द्वारा क्रिएट किए गए इन्वायरमेंट ही हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। अब देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे इसमें ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिथोस्फीयर है, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर में वो जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का वो आता है। जैसे ये डोमेन हमें क्या देता है, ये फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मिनरल्स, लैंड्स, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सारे जो चीज़ हैं ये लिथोस्फीयर में आएंगी। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कौन से डोमेन में आता है, कौन से इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में आता है, तो आप बोलोगे ये लिथोस्फीयर में आता है। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। अब सेकंड है जो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या आता है, ये जो डोमेन होता है अर्थ का, इसमें आता है वाटर बॉडीज आती हैं, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिवर्स आती हैं, लेक्स आती हैं, ओशियंस आती हैं, वाटरफॉल्स आते हैं। जो थर्ड जो हमारा है वो है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर, वो उसी को हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। अब ये जो एटमोस्फेयर होता है ना, ये जैसे गैसेज का बना होता है, सभी को पता है। और ये ऊपर क्यों नहीं, ये गैसेज अगर गैसेज का ही बना है तो एटमोस्फेयर ऊपर क्यों नहीं चला जाता है यहाँ से, क्योंकि ये इसके पीछे एक कारण है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इसको एटमोस्फेयर को होल्ड करके रखता है, इसीलिए ये स्टैटिक होता है। ठीक है, एटमोस्फेयर में और क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेडिएशन से, और इसमें गैसेज होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। अगर हमारा एटमोस्फेयर चेंज हो जाता है ना, तो वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखने हैं एटमोस्फेयर में। नेक्स्ट जो
कंपोनेंट्स है वो है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको ये कंपोनेंट्स थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे जो ये हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, इसके कितने फैक्टर बताए मैंने, 4 फैक्टर बताए हैं। जैसे लिथोस्फीयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है जो सॉलिड पार्ट है वो, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एटमोस्फेयर है। ये मेन कंपोनेंट्स ही है ना इन्वायरमेंट के। और जो बीच में जो है, ये जो वेन डायग्राम में जो बीच वाला जो नैरो रीजन है, इसको हम बायोस्फीयर बुलाते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, इसमें आती हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट में बी प्लांट्स और रिलेटेड टू एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जो जो सराउंडिंग होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, ये एक टाइप का इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इससे अगला टॉपिक वही है, डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने इसी प्रकार से वेन डायग्राम में बताया था, ये लिथोस्फीयर है, ये एटमोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है। ये नैरो रीजन इसको क्या बुलाते हैं, बायोस्फीयर बुलाते हैं। और इसमें क्या आते हैं, लाइफ पॉसिबल, यहाँ पे लाइफ होती है। अब देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो हम जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन है, उसी को हम इकोसिस्टम बुलाते हैं। इकोसिस्टम के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के जो थिंग्स हैं उसके साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, वही उसका इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के बहुत से टाइप होते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, लेक है, पॉन्ड है, ये इसके टाइप्स होते हैं। इकोसिस्टम के बारे में डिटेल स्टडीज़ हम आगे वाले हायर क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम डिटेल में इसकी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अब क्या है, आगे क्या है इसमें, इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट एक ये टर्मिनोलॉजी दे रखी है एनसीईआरटी में, यह भी याद रख लेना। ये जो इन्वायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है निगबोरहुड, ठीक है। और एक ये कॉमन सा पर्सन है कि 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, और एक बार ये फ्लो चार्ट देख लेना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रिवीजन के लिए। और एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन भी दे रखा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है। अब ये एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जो एंशियंट टाइम में जो पीपल होते थे ना, वो ट्रेड के बदले ट्रेड करते थे ना, तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। एंड उस टाइम पे कोई मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, यही बार्टर सिस्टम हमारा, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्लो चार्ट। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन मेड और नेचुरल। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, ये आता है हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है। ह्यूमन मेड में कौन सा आता है, जैसे ह्यूमन मेड में जैसे ह्यूमन क्या बनाता है अपनी नीड्स के अनुसार, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, ये सारे ह्यूमन क्रिएट करता है इन्वायरमेंट अपने आसपास। और एक वुमेंस में एक टाइप का और भी इन्वायरमेंट देखा जाता है, जैसे वुमेंस के रिलेटेड ही, जैसे एजुकेशनल क्या है, रिलीजन क्या है, कम्युनिटी है, फैमिली है, इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, ये सब वुमेंस के द्वारा क्रिएट किया गया ही इन्वायरमेंट है। ये मैन मेड ही है, ना कि नेचुरल, ठीक है। अब देखें ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको याद रखनी है। ये हम अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं, वो चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ, अर्थ जैसे सभी को पता है कि भाई अर्थ है, अर्थ कैसा दिखता है हमारा, जैसे अर्थ का मिनिएचर जो फॉर्म होता है वो ग्लोब होता है। अर्थ में किस प्रकार हमने क्या क्या डिस्कस करना है इसमें, जो इनसाइड अर्थ क्या होता है कि भाई अंदर से हमारा अर्थ किस प्रकार से दिखता है। जैसे ये हमारे पास कोई ग्लोब है, मिनिएचर वर्जन ऑफ ए हमारा जो अर्थ है, ठीक है। अगर इसको हम इनसाइड में देखें तो इनसाइड वाला पार्ट कट कर दें तो हम इसके अंदर दिखेंगे हमें 3 टाइप की लेयर, 3 टाइप के रीजन। इसको आउटर रीजन को हम क्रस्ट बुलाते हैं, इसको मिडल को बुलाते हैं मेंटल बुलाते हैं, और जो इनर वाला पार्ट है इसको बुलाते हैं कोर।
तो इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा ब्रॉड व्यू करते हैं इसका। जैसे ये हमारा जैसे पूरा अर्थ है, इसका हम अर्थ का एक ये वाला पार्ट लेते हैं, जो सबसे इनर है उसको बुलाते हैं कोर बुलाते हैं, और इसको बुलाते हैं मेंटल बुलाते हैं, और इसको बुलाते हैं क्रस्ट बुलाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट क्या होता है, जो आउटर लेयर है इसको क्रस्ट बुलाते हैं। और इसमें दो टाइप के हम डिस्कस करेंगे, क्या दो टाइप की वो होते हैं इसमें लेयर्स होती हैं, एक तो जिसको बुलाते हैं सियाल और एक को बुलाते हैं सीमा। देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो इन देखिएगा, जो अर्थ है वो लिथोस्फीयर की स्टडी करेंगे, जो लिथोस्फीयर वाला डोमेन है ना उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे इनसाइड द अर्थ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, क्रस्ट है, मेंटल है, ये कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। क्रस्ट क्या होती है, जो अपर मोस्ट थिनर लेयर होती है, ये 35 किलोमीटर तक जाती है, 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये इसको हम कॉन्टिनेंटल मास बुलाते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास भी बुलाते हैं इसको क्रस्ट को। और जो ओशियन कॉन्टिनेंटल जो है वो होती है 5 किलोमीटर तक। अब ये क्या है, ये क्या बता दिया मैं, ये आपको टर्मिनोलॉजी समझाने जा रहा था। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है ना, इसके दो टाइप होते हैं, क्रस्ट होती है ना इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। जैसे जो हमारा जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट था ना, जैसे हमारा जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, जो ये हमारा क्रस्ट है, जो मेन क्रस्ट वाला पार्ट हो वो 35 किलोमीटर तक होता है ना। अगर ये हमारा जो हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट भी ले लें, इसमें हाइड्रोस्फीयर जैसे ये यहाँ पे वाटर है, ये जो इसकी जो लेंथ होगी वो 5 किलोमीटर तक होगी, और ये होता है इसको अपर क्रस्ट बुलाते हैं ना, अपर क्रस्ट बुलाते हैं। और इसमें कौन कौन सी मेटल आती हैं, वो आती हैं सिलिकॉन प्लस में एल्यूमिनियम, और इसको बुलाते हैं सियाल बुलाते हैं, और इसको बुलाते हैं सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है यहाँ पे, जो हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट होता है ना, इस यहाँ पे होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब ये बुलाते हैं कि भाई ये इसकी जो लेंथ है वो कम कैसे है, ये भी क्रस्ट वाला पार्ट है और ये भी क्रस्ट वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो काफ़ी डेंस है, और जो एल्यूमिनियम है उसके पार्टिकल थोड़ी ज़्यादा दूर हैं, तो इसकी डेंसिटी कम है, इसीलिए इसका पार्ट वाला कम हो जाता है क्रस्ट का। आपको यही ध्यान में रखना है, इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है कि भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है और ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है। ये ओशियनिक जो क्रस्ट होती है वो कंप्रेस्ड होती है, ठीक है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। मेंटल वाला पार्ट क्या होता है, मेंटल वाला जो मिडल वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जो मोल्टन स्टेट में मैग्मा होता है वो सेमी लिक्विड होता है। मैग्मा क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है क्रस्ट के नीचे, ठीक है। अब देखें जो थर्ड है वो है कोर क्या होता है, जो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है हमारी जो अर्थ का, उसको हम कोर बुलाते हैं। इसमें कौन कौन सी मेटल होती हैं, इसमें होती हैं निफे बुलाते हैं, जैसे निकल और फेरस मीन्स आयरन। इसमें ये दो टाइप की मेटल पाई जाती हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब ये देखते हैं इसकी जो कोर होता है इसकी रेडियस कितनी होती है, ये होती है 3500 किलोमीटर तक, ठीक है। अब जो सेकंड वाला पार्ट आता है वो आता है रॉक्स और मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं, किस टाइप से बनते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ये आपने देख लिया होगा 35 किलोमीटर तक होती है। रॉक्स क्या होती हैं, जो नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल होते हैं उसी को हम रॉक्स बुलाते हैं। ये डिफरेंट के कलर साइज और टेक्सचर के होते हैं। ये जो रॉक होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक कैसे बनते हैं और ये किस टाइप से बनते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म में समझा देता हूँ थोड़ा। जैसे हमने इनसाइड द अर्थ जैसे मेंटल में क्या देखा था हमें, जो मिडल लेयर होती है उसमें मैग्मा भरा होता है। ये मैग्मा है ना, इसका ही मेन रोल होता है, ठीक है। ये कैसे रॉक्स बनाता है, जैसे
ये हमारी अर्थ क्रस्ट है और ये मान लीजिए हमारा मैग्मा है। ये मैग्मा ही इस प्रकार से बाहर आता है और वोल्केनो इरेप्शन होता है ना, इस वाले पार्ट को हम करेक्टर बुलाते हैं, करेक्टर बुलाते हैं, ठीक है। करेक्टर से इस प्रकार से बाहर आता है ना मैग्मा और यहाँ पे जम जाता है और ये इग्निशियस इग्नियस जो रॉक होती हैं वो बनाता है, इग्नियस, ठीक है, रॉक होती हैं उनको बनाता है। इसी को हम इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ये इग्नियस रॉक दो टाइप की होती हैं। एक जहाँ पे ये जो मैग्मा आता है ना, ये कई बार है ना ये अंदर ही जम जाता है, इसको बुलाते हैं अंदर ही जम जाता है। बाहर आते आते अंदर ही जो 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 क्रैक्स होते हैं ना इसके पाथ में वहीं पे जम जाता है, उसको बुलाते हैं इंट्रिंसिक रॉक बुलाते हैं। और जो ये मैग्मा बाहर आकर जम गया ना अर्थ से, इसको बुलाते हैं एक्सट्रेंसिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं, जैसे देखिएगा इग्नियस रॉक होती है ना, मोल्टन से मैग्मा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जो इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बुलाते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बुलाते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। इग्नियस रॉक दो टाइप के होते हैं, इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। जैसे एक्सटेंसिव रॉक में क्या आता है, जैसे एग्जांपल है बेसाल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म किस प्रकार से मैंने बताया आपको, जैसे वो जो लावा होता है, जो इंटरनल जो मेंटल जो पार्ट होता है उसमें जो लावा होता है वो मोल्टन मैग्मा वो बाहर आता है वोल्केनो इरप्शन के दौरान और कूल डाउन हो जाता है और एक्सट्रूसिव रॉक बना लेता है, जो बाहर बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बुलाते हैं। एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है, ध्यान में रख लेना। वो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जो सैंड है उसी का एग्जाम्पल है। जो दक्कन प्लेट्यू का इसी से बना हुआ है, ठीक है। और इंट्रेंसिव रॉक किसको बुलाते हैं, जो ये मैग्मा है ना जो इनसाइड ही जो क्रस्ट के इनसाइड ही जम जाता है तो वो इंट्रेंसिव रॉक बनाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, जैसे मैन मोल्टन मैग्मा कैम कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट देन द इंटेंसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड, मैंने बताया वही है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। ये इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टाइप की रॉक्स वो कौन सी हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, जो हमारा ये जो मैग्मा है, जो ये मैग्मा जो ये हमारी जो इग्नियस रॉक है ना, इसी से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं और इसी से मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। इसीलिए इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स बुलाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स देखिएगा कैसे बनती हैं, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। तो देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मतलब है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेटल डाउन होना, ठीक है। जैसे ये हमारा जो इग्नियस जो रॉक बना है, ये मान लीजिएगा कोई भी नेचुरल वेदरिंग हुई है इसकी, या फिर कोई भी ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के, हवा और पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ये सेडिमेंट्स यानी कि पार्टिकल्स में टूट जाता है और नीचे सेडिमेंट हो जाता है, फिर ये बनाता है सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। और ये जो डिपोजिशन होती है ना, ये बहुत सी लेयर बना लेता है और इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बुलाते हैं, ठीक है। देख लिया क्या लिखा है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, समझ में आ गया। दीज रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन देम। अब ये इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा इग्नियस रॉक है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉसिल्स है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो डेड हो गया था, किसी कारण डेड हो गया था और वो वहीं पे पड़ा हुआ था। सेडिमेंट्स के कारण ये लेयर इसमें कंप्रेस हो जाता है और ये इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स में ही
इंडल्ज हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि वो फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रोनिज्म्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके एग्जांपल हैं सैंडस्टोन्स है जिसको हम बलुआ पत्थर बुलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम कैल्साइट बुलाते हैं, ठीक है। अभी एक रॉक साइकिल दे रखी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया देता हूँ कि कैसे इसकी जो सेडिमेंट्री जो जो रॉक की जो साइकिल कैसे चलती है। जो मैग्मा होता है वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और मेटामॉर्फिक मैग्मा में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। अभी मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ये अगला ही टॉपिक हमारा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मेटामॉर्फो, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। यानी कि जो इग्नियस रॉक होती है ना, और जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, उन्हीं से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब ये कैसे बनती हैं ये ध्यान से देख लीजिएगा। जब ये बनती हैं ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती हैं? जैसे मैग्मा जो बाहर आया था ना हमारा, और ये सेटल डाउन हो गया, लेयर की फॉर्म में सेटल डाउन हो गया था, ठीक है। जो ये मान लीजिए ये भी सेटल डाउन हो गया, ये भी लेयर्स की फॉर्म में था ना, ये जो नीचे वाली लेयर है ना, ये ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाती है और इसके नीचे होता है मैग्मा। जो मैग्मा होता है ना, ये इसको हीट सप्लाई करता है, और जो आउटर वाली लेयर होती है ये इसके प्रेशर लगाती हैं, तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। लेयर्स के फॉर्म में ही मेटामॉर्फिक रॉक बुलाते हैं इसमें। ये डिपोजिशन से बनती हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्लेट है, मार्बल है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा जो क्ले होता है, क्ले क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये इसकी ये होता है स्लेट में चेंज होता है। स्लेट क्या है? हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। और जो लाइमस्टोन क्या होता है? जो लाइमस्टोन होता है वो भी सेडिमेंट्री रॉक है और वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रॉक साइकिल आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, करो तो कर लेना, एक बार देख लेना थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन नहीं आते, ये एकेडमिक्स में पूछते हैं ज़्यादा। अब देखते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स। जैसे जो हार्ड रॉक्स होती है ना, उनका यूज़ करते हैं हम रोड बनाने में, हाउस में, बिल्डिंग्स में, ठीक है। एक होता है जो रेड फोर्ट होता है, वो कौन सा रॉक से बना होता है? रेड सैंडस्टोन से बना होता है, ठीक है। रेड सैंडस्टोन से बना होता है। जो ताजमहल है वो किससे बना होता है? ये वाइट मार्बल से बना हुआ होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये कौन सी रॉक है, मार्बल कौन सी रॉक है, और ये जो रेड फोर्ट है ये किस टाइप की रॉक है, ठीक है। अब देखते हैं रॉक्स में क्या क्या मिलते हैं हमें। रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनका अपना फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स और केमिकल कंपोजिशन होता है, उनको हम मिनरल्स बुलाते हैं। जैसे ये नेचुरल फॉर्म में ही मिलते हैं, इनको बाद में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग मेटलर्जिक प्रोसेस। यूज ऑफ फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल। इन मिनरल्स को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। कौन से मिनरल होते हैं? ये होता है कोल होता है, नेचुरल गैस होता है और पेट्रोलियम होता है। इंडस्ट्रीज़ में कौन से मिनरल्स यूज होते हैं? जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम। यूरेनियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। अब इन एनसीईआरटी के फैक्ट्स दे रखे हैं, इनको याद रखना। जैसे जो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है वो साउथ अफ्रीका में है। जो हम अर्थ क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, याद रख लेना आप। जो डीपेस्ट जो माइन है वर्ल्ड में वो साउथ अफ्रीका में है, और उसकी जो कितनी डीपेस्ट है वो 4 किलोमीटर है, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। एक और फैक्ट दे रखा है, जो अब तक हम अर्थ के कितने नीचे तक गए हैं, तो वो इसका है वो 6 किलोमीटर डीप तक गए हैं। इंजीनियर्स इन द सर्च ऑफ ओयल्स की सर्च में 6 किलोमीटर तक डीप कर चुके हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, तो पूछे जा सकते हैं आपसे।
ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब क्या दे रखा है, और फैक्ट्स दे रखे हैं 2-3, उनको भी ध्यान में रख लेना। जो इनसाइड अर्थ है वो 6000 किलोमीटर ओशियन फ्लोर है। अगर हमें बिल्कुल डीप में पहुंचना है तो जो ओशियन का जो फ्लोर होता है ना, जैसे एक तो ये होता है हमारा कंटिनेंटल फ्लोर, जैसे ये हमारा जैसे कोई लॉन्गेस्ट ये कोई माउंटेन है, यहाँ से अगर डिग करेंगे तो ज़्यादा लेंथ होगी, लेकिन ये हमें ओशियन से बेस लेते हैं। ओशियन का जो बेस होता है, जो हाइड्रोस्फीयर का उसके नीचे वाला जो बेस होता है, वहाँ से अगर हम डिग करेंगे तो 6000 किलोमीटर तक हम डिग करेंगे तो ओशियंस के फ्लोर से तो हम कोर तक पहुँच सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं सारे ही सारे। जैसे क्रस्ट है वो सिर्फ 1% होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, और जो 84% होता है वो मेंटल होता है, जो 15% होता है वो कोर होता है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है वो 6371 किलोमीटर होता है। फॉसिल्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इनको भी देख लीजिएगा। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब जो प्लांट्स, जो लिविंग जो थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स हैं वो बहुत से सालों से जो नीचे कंप्रेस हो गए, उन्हीं को हम फॉसिल्स बुलाते हैं, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा। जो इग्निशियस जो रॉक्स है वहाँ कहाँ से आया है, वो लेटिन जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है, उसका मतलब है फायर, ठीक है। फायर से बनता है इग्नियस रॉक। नाम से ही हमें पता चलता है, कुछ एक जो डेफिनेशन होती है हम नाम से ही उनको याद कर लेते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन। ये वर्ड कहाँ से आया है, ये लेटिन से आया है, जिसका सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब है सेटल डाउन होना। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोज से जो मेटामॉर्फोज वर्ड है उससे आया है, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। और क्या फैक्ट्स दे रखे हैं, और कुछ नहीं दे रखा इसमें, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ये कितना होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब जो सॉलिड जो हमारा जो क्रस्ट का जो लास्ट पॉइंट है ये वाला क्रस्ट है, और ये मान लीजिएगा सॉलिड वाला पार्ट है। ये जो अपर लेयर होती है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बुलाते हैं, जो इसमें होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और ओशियनिक क्रस्ट किसको बुलाते हैं, ये हम बुलाते हैं जो हाइड्रोस्फीयर की जो नीचे वाली क्रस्ट होती है ना, ये मान लीजिए हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर के भी नीचे जो ज़मीन होती है उसको हम क्रस्ट बुलाते हैं ना। तो यहाँ से लेकर जो क्रस्ट की जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है उसको हम ओशियनिक क्रस्ट बुलाते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है, और इसकी जो 35 किलोमीटर तक होती है। जो हम जो क्रस्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं सिर्फ वो 1% ही होता है, ठीक है, पूरे अर्थ का, देख लीजिएगा। और जो सबसे ज़्यादा वाला पार्ट है वो 84% है मेंटल वाला, और 15% है कोर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी के साथ हमने सारे फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, और हमारा चैप्टर होता है दी एंड। थैंक यू सो मच।